नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम IPO मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे प्राइमरी मार्केट भी कहा जाता है। इंडिया में IPO की बारिश हो रही है। 2021 ख़त्म भी नहीं हुआ है। 9 महीनों में $9.7 बिलियन का फंड ऑलरेडी रेज हो चुका है, जो कि पिछले 20 सालों में हाईएस्ट एवर है। 20 साल का मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑल टाइम हाई है, क्योंकि 20 साल पहले वैसे भी IPO के द्वारा इतना ज़्यादा फंड रेज नहीं होता था। तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ नज़र आता है। एक ऐसा टाइम चल रहा है जब सेकेंडरी मार्केट से ज़्यादा फोकस अभी फिलहाल प्राइमरी मार्केट पर चल रहा है। सब लोग IPO में अप्लाई करना चाहते हैं, सब लोग IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्या सच में IPO में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स में आपको दिखाने वाला हूं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ कि क्यों हमें कभी भी IPO में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। 2021 में सो फार 43 कंपनीज ने अपने पब्लिक इशू को लॉन्च किया है। मेन बोर्ड सेगमेंट में और SME सेगमेंट में भी 78,520 करोड़ का फंड ऑलरेडी रेज हो चुका है। और यह आर्टिकल तकरीबन 1 महीने पुराना है, तो इसमें पेटीएम का नंबर अभी भी ऐड नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फंड ऑलरेडी रेज हो चुका है। एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ का फंड तो 2021 में रेज होने ही वाला है। SME सेगमेंट में भी हमें 551 करोड़ का फंड रेज होता हुआ नजर आता है। अब इसका रीजन क्या है, इतने ज्यादा IPOs क्यों आ रहे हैं? एक रीजन ये है कि सेबी ने कुछ चेंजेस किए हैं रेगुलेशन में, जिससे कंपनीज इजीली अपने IPOs लेकर आ सकती है। तो ये एक रीजन है, लेकिन सबसे मेन रीजन ये है कि बुल रन चल रहा है, मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, IPO में अप्लाई करने वाले लोग बढ़ चुके हैं, लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये मेन रीजन है। IPO लेकर आ रहे हैं, IPO फुल्ली सब्सक्राइब इजीली हो रहा है, तो ये टाइम अच्छा है कंपनीज के लिए कि वो IPO लेकर आएंगे और फटाफट लिस्टिंग करके जाएंगे। तो ये मेन रीजन है कि क्यों हमें IPOs की बारिश होती हुई नजर आती है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस कि क्यों हमें IPO में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उस पर भी फोकस करते हैं। सबसे पहला और मुख्य कारण है कि IPOs आर रिडिकुलसली एक्सपेंसिव। बहुत ही ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे IPOs को लाया जाता है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम जल्दी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बेहतर प्राइस पे स्टॉक मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली हम वो लास्ट लेग ऑफ इन्वेस्टर हैं जो कि उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत से इन्वेस्टर प्राइवेट इक्विटी के द्वारा इन्वेस्ट कर चुके हैं और वो मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा रहे हैं। तो IPO का मेन गोल है पुराने इन्वेस्टर को एग्जिट प्लान देना। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा इशू साइज के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है फ्रेश इक्विटी, जो कि कंपनी के पास जाता है, कंपनी उसके जो भी ऑब्जेक्टिव है वो पूरा करती है। दूसरा होता है OFS का 1 रुपया भी कंपनी के पास नहीं जाता। OFS का मतलब है पुराने इन्वेस्टर अपनी इक्विटी यहां पर बेच रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और जनरली आप देखेंगे जितने भी IPOs फिलहाल आए हैं उसमें OFS का हिस्सा सबसे बड़ा होता है, कंपनी के पास तो छोटा हिस्सा जाता है। एक IPO बीच में ऐसा भी आया था जिसमें फ्रेश इक्विटी बिल्कुल नहीं था, पूरा का पूरा OFS था, तो पूरा पैसा वो पुराने इन्वेस्टर के पास गया है। उल्टा ये जो लिस्टिंग का खर्चा होता है वो सब कंपनी को करना पड़ता है। तो ये समझने वाली बात है। स्पेशली स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्टअप जब फंड रेज करती है तो इक्विटी देती है, बार बार इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ती है, प्रमोटर के पास ज़्यादा माल बचता ही नहीं है, ज़्यादा स्टेक होता भी नहीं है। तो जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनकी अथॉरिटी होती है, अभी उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न बना लिया है, तो वो चाहते हैं कि अभी IPO आना चाहिए तो वो एग्जिट कर पाए। तो इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि IPO का मेन गोल हमारे लिए नहीं है कि हम वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम मल्टी बैगर रिटर्न बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न बना चुके हैं उनके लिए ये एग्जिट प्लान हमें दिखाई पड़ता है और बहुत ही ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे दिखाई पड़ता है। दूसरा एक मुख्य कारण यह आता है कि IPO का जो प्रमोशन होता है वो मिसलीडिंग होता है, क्योंकि सब लोग यही कहेंगे कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हमारी कंपनी नेक्स्ट बिग थिंग बनने वाली है, हम नया Amazon बनने वाले हैं, नया ये बनने वाले हैं, वो बनने वाले हैं। क्योंकि IPO सिर्फ एक बार आता है, तो यहाँ पर IPO फुल्ली सब्सक्राइब होना चाहिए, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन होना चाहिए, इसलिए बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन किया जाता है। तो ये मिसलीडिंग भी हो सकता है, ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक रीजन ये है कि हाइप डजंट इक्वल गुड इन्वेस्टमेंट। अगर सब लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, सब लोग पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि वो अच्छा इन्वेस्टमेंट भी होगा, हमें भी वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाइप जब जहां पर जल्दी होता है, बहुत ज्यादा हाइप होता है, तो मैक्सिमम चांसेस यही होने वाले हैं कि वो एक्चुअली अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं। जनरली आप देखेंगे जो भी आजकल मल्टी बैगर बन चुके हैं, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो चुके हैं, उसकी बातें तब नहीं हो रही थी जब वो पेनी स्टॉक होता है या फिर वो एक जेम होता है, हिडन जेम होता है, तब उसकी बात नहीं होती, अभी बात होती है। तो इसीलिए जहां पर हाइप होता है जनरली वहां पर अच्छा इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई नहीं पड़ता है।
एक रीज़न ये भी है कि भाई ऑब्जेक्टिव रिसर्च इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। अभी अगर हम पब्लिक कंपनीज के बारे में बात करें तो वहाँ पर तो चलो NSE BSE को सब कुछ इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो हम अच्छी तरीके से एनालिसिस कर पाते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज का एनालिसिस कितना कर पाएंगे? उनको ये सब कोई फोर्स नहीं होता कि आपको सारी इंफॉर्मेशन सेबी को देनी पड़ेगी, NSE को देनी पड़ेगी। जब लिस्टिंग करते हैं, जब IPO लेकर आते हैं तब देनी पड़ती है, लेकिन पहले क्या किया था, पहले कैसे काम किया था, अब कैसा सब कुछ चल रहा है, वो सब हम यहाँ पर पता नहीं लगा सकते। जो कंपनी कहती है मोस्ट प्रोबेबली हमें वो मानना ही पड़ता है, ज़्यादा रिसर्च हम वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ पॉइंट्स है कि क्यों हमें कभी भी IPO में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। रिसेंटली ज़ेरोधा के को फाउंडर निखिल कामत जी ने एक ट्वीट किया कि नायका 1600 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग यानी कि PE रेशियो पर लिस्ट हुआ है, जिसका सिंपल मतलब है कि नायका के प्रॉफिट का 1 रुपया कमाने के लिए इन्वेस्टर 1600 रुपये देने को तैयार हो चुके हैं। इन्होंने आगे ये भी बताया कि एक ऐसी कंपनी है जो कि कॉस्मेटिक्स बेचती है, पेटीएम का IPO नेक्स्ट आने वाला है, तो वैल्यू स्टॉक इन्वेस्टर के लिए एक काम बेस्ट है, एक लंबी छुट्टी पे चले जाना चाहिए, वेकेशन करना चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट में ऐसा माहौल है कि स्टार्टअप्स को बहुत ही महंगा वैल्यूएशन मिल रहा है। जोमेटो, नायका जैसी कंपनीज जो कि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करती है, मोस्ट प्रोबेबली लॉस ही करती है, उनको 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन मिल रही है। तो वन सेट ऑफ इन्वेस्टर हैं जो कि मानते हैं कि ये स्टार्टअप बबल चल रहा है, और दूसरे सेट ऑफ इन्वेस्टर है जो कि मानते हैं कि ट्रेडिशनल वे में ऐसी न्यू एज बिजनेस मॉडल्स को हमें वैल्यू ही नहीं करना चाहिए। PE रेशियो, PB रेशियो, ये सब नए एज बिजनेस मॉडल जैसे कि पेटीएम, नायका, इन सब पे लागू नहीं पड़ सकता है। उनका मानना है कि कंपनी को मंथली एक्टिव यूजर्स, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, न्यू यूजर्स कितने ऐड हुए हैं, इन सब मैट्रिक्स पे वैल्यू करना चाहिए। तो हमें पता चलेगा कि कंपनी एक्चुअल वैल्यू क्या है, कंपनी कौन से वैल्यूएशन को सस्टेन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो ये तो वन सेट ऑफ इन्वेस्टर्स का मानना है। मैं अपनी राय भी आपको देना चाहूंगा। मेरा मानना है कि ये जो सारे मैट्रिक्स है आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में भी एप्लीकेबल दिखाई पड़ते हैं। ये जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है उसका मतलब क्या है? एक कस्टमर को अपने पास बुलाने के लिए आपने कितना खर्चा किया। ये तो किसी भी धंधे में होता है, रियल एस्टेट में भी होता है। आपने कोई होर्डिंग लगाया होगा, उसमें कितना खर्चा हुआ। आप लोगों को पूछ सकते हैं कि भाई आपको किसने रेफर किया है, आप खुद आए हैं, दोस्त के रिलेटेड आए हैं, फीडबैक फॉर्म्स बहुत सारे होते हैं, ऐसा होता भी आ रहा है। तो ये सारे मैट्रिक्स आपको पुराने ट्रेडिशनल बिजनेस में भी दिखाई पड़ते हैं। कुछ मैट्रिक्स ऑफकोर्स ऐसे हैं जैसे कि मंथली एडेड यूजर्स। अभी रियल एस्टेट में कोई एडेड यूजर्स जैसा नहीं होता, वो कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है। तो ऑफकोर्स कुछ मैट्रिक्स हैं जो कि पर्टिकुलर सेक्टर को ही लगते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स हैं जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में भी लागू होते हैं और नए बिजनेस में भी लागू होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी बिजनेस के लिए वैल्यूएशन का बेस्ट मैट्रिक होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ, कंपनी कमा कितना रही है, कैश फ्लो कितना जनरेट कर रही है, नेट प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू कितना है, ये बेस्ट मैट्रिक होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। प्रॉफिट मेन है और बाकी ग्रोथ होता है। एक टाइम ऐसा भी था जब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये बहुत नया था। ऑयल, गैस, कोल, माइनिंग, यही सब चल रहा था, यही सब ट्रेडिशनल बिजनेस थे। जब ये नई नई बैंक्स आ रही थी, नया नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जो लोन फाइनेंसिंग, ऐसे सब बिजनेसेस एक टाइम पे बहुत नए हुआ करते थे। तभी लोगों को भी यही लगता होगा ऑफकोर्स कि इसको महंगा वैल्यूएशन, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन फिलहाल देखिए, फिलहाल क्या है, जो भी है प्रॉफिट पे है, जो भी है उनके बुक साइज, उनके रेवेन्यू पे है, जितना लोन बांटा उस पर वैल्यूएशन डिसाइड की जाती है। तो एट लास्ट पैसा कितना कमाया कंपनी ने, पैसा कितना जनरेट किया, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी से वैल्यूएशन आपको फ्यूचर में दिखाई पड़ता है। जब क्रेज होता है तो बहुत होता है। आईटी बबल जब चल रहा था 2000 में, .com बबल, तब तो ये यूजर्स कितने ऐड हुए, फलाना ढिमकाना पे स्टॉक ऊपर जा रहे थे। लेकिन उसके बाद तो जितना स्टॉक आपको यहां पर फिलहाल दिखाई पड़ता है जो सस्टेन हो चुका है उस बबल को, जैसे कि इन्फोसिस है, TCS है, इंडियन कंपनीज की बात करें तो ये सारे कुछ स्टॉक्स हैं जो कि उस बबल को झेल चुके हैं और आज भी आपको उससे भी ऊपर के लेवल पे दिखाई पड़ते हैं। तो ये क्यों ऊपर है? क्योंकि उनके प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं, इसीलिए आपको वो ऊपर नजर आते हैं। तो एट लास्ट प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है, कितना यूजर्स ऐड किया। लेकिन अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा तो ये लंबा नहीं चल पाएगा, ये आपको सारे वैल्यूएशन ध्वस्त होते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि ये जो महंगा वैल्यूएशन कंपनी मांग रही है ये सस्टेनेबल है क्योंकि हाई ग्रोथ पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है।
नायका जैसी कंपनी, पेटीएम जैसी कंपनी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि प्रोडक्ट नहीं बनाती है, सर्विसेज बनाती है। तो लोग कहते हैं कि ये सर्विसेज बना रही है, इनको एक्सपांड करने के लिए ना ही कोई दुकान चाहिए, ना ही कुछ इतना ज़्यादा खर्चा करना है, तो ये बहुत ही जल्दी एक्सपांड कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसीलिए ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड नजर आते हैं। अच्छी बात है, ग्रोथ पॉसिबल है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ये सारी कंपनीज अच्छी हैं, लेकिन जो वैल्यूएशन इनको मिलते हैं वो जस्टिफाई करने के लिए कंपनी को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। क्योंकि मार्केट में दूसरे लोग पड़े हैं जो कि मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हैं। पेटीएम आया तो उसके बाद गूगल पे, फोन पे, कितना ज्यादा कंपटीशन भी आ चुका है, व्हाट्सएप भी एंटर हो चुका है पेमेंट बिजनेस में। तो इतना ज्यादा इजी नहीं हो पाता कि आप इतनी ज्यादा अच्छी ग्रोथ कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि डीप पॉकेट्स वाले बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनके पास पैसा पड़ा है, वो नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं कि कहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर हम मार्केट को पूरी तरह से डिसरप्ट कर सकते हैं। क्योंकि उनके पास पैसा है, वो मार्केट में रहेंगे 5 साल एकदम वो कंटिन्यू खुद लॉस लेते रहेंगे, जब तक दूसरी सारी कंपनीज कंगाल नहीं हो जाती तब तक वो लॉस लेते रहेंगे। और जब मोनोपोली क्रिएट हो जाती है उसके बाद वो इजीली वहां पर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनको परवड़ता है, उनके पास उतना कैश है, उनका पुराना बिजनेस कैश फ्लो देता जाता है और नई जगह पर वो एंटर होते जाते हैं। तो इतना ज्यादा इजी नहीं है ये सारी कंपनीज को वैल्यूएशन जस्टिफाई करने में। और अगर एक्चुअली कंपनी ग्रो हो भी जाती है, ये अगर वाली बात है, अगर हो ना हो ये भविष्य की बात है, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो जो वैल्यूएशन यहां पर ये कंपनीज मांग रही है ये 8 से 10 साल आगे के वैल्यूएशन नजर आते हैं। मार्केट में लोग कहते हैं कि मार्केट तो भाई आगे का सोचती है। अरे भाई ठीक है, आगे का सोचती है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल आगे का ठीक है, लेकिन 8-10 साल आगे का सोचेंगे तो मतलब क्या, अगर वो सच हो भी गया तो हम क्या कमाएंगे। वैसे भी हम कहां पर इन्वेस्ट करते हैं कि भाई 8-10 साल यहां पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब वो एक्चुअल ग्रोथ हो जाती है तो हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन ये कंपनीज ऑलरेडी 8-10 साल में जो ग्रोथ होने वाली है उसे अभी से फैक्टर इन करके ही चल रही है। तो अगर वो ग्रोथ हो भी जाती है तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ऑफकोर्स ये कुछ चीजें हैं जो कि फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं, जिसे थोड़ा लॉजिकली समझने की जरूरत हो जाती है। एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि जब भी ऐसा कुछ भी आता है, कुछ नया टेक्नोलॉजी आता है, ये ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टअप का हो। पहले ये आईटी बबल का हुआ था, ऑटोमोबाइल का भी बहुत सालों पहले आया था, जब ये ऑटोमोबाइल्स भी नए नए आए थे। तो वहाँ पर जब आपको फ्यूचर बदलता हुआ नजर आता है तो सारे स्टॉक्स जो कि रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट हो ना हो, कर्जा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एकदम तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा है, तब तक ये टिका रहेगा। उसके बाद जब सेंटीमेंट खराब होता है, जब क्रैश देखने को मिलता है, मार्केट में साइकिल्स होते हैं, शायद 10 साल तक तेजी आएगी। उसके बाद एक टाइम आएगा जब आपको बियर फेज देखने को मिलेगा। तो ये बियर फेज में कंपनी टिक नहीं पाती है, उनका स्टॉक तो एटलीस्ट टिक नहीं पाता है, उसके बाद आपको सिचुएशन खराब होती हुई नजर आती है। ऐसा यूफोरिया आपको कई बार देखने को मिला है। जो आईटी बबल था 2000 के टाइम का, वहां पर भी आपको बहुत तेजी देखने को मिली। चलो इंडियन कंपनीज तो इतनी ज़्यादा हमारे पास नहीं थी। आज भी जो आईटी कंपनीज के बारे में बात करें, जो इंटरनेट कंपनीज हैं, अभी भी हमारे पास कम है। लेकिन यूएस में आपको बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे थे। आज उसमें से 2-3 के नाम हमें पता, जैसे कि अमेजॉन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन एक अमेजॉन, एक सक्सेसफुल कंपनी के पीछे आपको 100 अनसक्सेसफुल ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो कि अपने ऑल टाइम हाई से 99.99% आपको नीचे ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। तो ये सारी सिचुएशन समझने वाली है। यूफोरिया जब होता है तब सब अच्छा लगता है, उसके बाद पता चलता है, जब डाउनवर्ड फेज आता है तभी एक्चुअली पता चलता है कि एक्चुअली कौन सी कंपनी अच्छी थी और कौन सी कंपनी अपने आप को खराब समय में संभाल के आगे बढ़ती हुई नजर आई है। सारी कंपनीज जब भी आईपीओ लेकर आती है, अपने सपने बेचती है कि भाई हमारी जो कंपनी है नेक्स्ट बिग थिंग बनने वाली है, नेक्स्ट फेसबुक होने वाला है, नेक्स्ट नेटफ्लिक्स होने वाला है, नेक्स्ट ये होने वाला है, नेक्स्ट वो होने वाला है। लेकिन कुछ ही कंपनीज होती हैं जो कि एक्चुअली सक्सीड हो पाती है। 7000 से ज़्यादा कंपनीज अभी मार्केट में एनएसई बीएसई में लिस्टेड हैं। उसमें से कितनी सक्सेसफुल है आपको भी पता है। और हर एक का जब आईपीओ आया तो सब लोग यही प्रॉमिस करते हैं कि हमारी कंपनी बेस्ट है, हमारी कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए। कोई ये नहीं कहेगा कि हमारी कंपनी में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, पैसा डालना है तो डालिए वरना मत डालिए। ऑफकोर्स उनको आईपीओ फुल सब्सक्राइब करवाना है। सब लोग आपको यही कहेंगे कि आईपीओ में सब्सक्राइब कीजिए, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ जनरेशन होगी। लेकिन कितने में वेल्थ जनरेशन हुई है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मेरा मानना है कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें कभी भी सपने नहीं
नहीं खरीदने चाहिए, हमें हकीकत खरीदनी चाहिए। एज अ रिटेलर हम केपेबल नहीं है कि किसी के सपने को हम ठीक से एनालाइज कर सके कि भाई ये कंपनी है, पेनी स्टॉक है या फिर स्मॉल कैप कंपनी बहुत छोटी है जो कह रही है कि हम ग्रो हो जाएंगे, क्या हम उसको ठीक से एनालाइज कर पाएंगे? वैसे भी जो लोग एनालाइज करते हैं वो भी कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं। हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो सारी कंपनीज को हम एनालाइज कर पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम श्योरली उन कंपनीज पर फोकस कर सकते हैं, उन पर भरोसा कर सकते हैं जिन्होंने अपना सपना ऑलरेडी प्रूव कर दिया है और रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। कई लोग मुझे कहते थे कि भाई पेनी स्टॉक में पैसा डालना चाहिए, 3 रुपये 4 रुपये वाले स्टॉक में डालना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला जी ने भी टाइटन में तब पैसा डाला जब वो 3-4 रुपये का था, आज ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, मल्टी बैग रिटर्न्स दे चुका है। लेकिन उन्होंने ऐसे कई स्टॉक में पैसा डाला, उनके 2-3 स्टॉक ही ऊपर गए हैं। और उनकी एनालिसिस की लेवल देखिए, जब वो टाइटन में निवेश कर रहे थे तो टाइटन के मैनेजमेंट के साथ वो बातें कर रहे थे कि भाई आपका फ्यूचर क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, तो मैं निवेश करना चाहता हूँ, क्या हम कर सकते हैं? हमको तो उनके नाम भी नहीं पता होंगे। इसीलिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम इनकी छोटी कंपनीज को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाए। इसीलिए हमें कुछ अच्छी कंपनीज जो कि ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है कि उनमें कुछ वर्थ है, वहां पर हमें निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट बिग थिंग के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। आपका क्या व्यू है? आईपीओ के पीछे आपको क्या लगता है कि क्या ये स्टार्टअप बबल चल रहा है? क्या आप यहां पर निवेश करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं? आपके व्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।